रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है इसरो के द्वारा सेमी क्रायोजेनिक इंजन के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट जो हैं वो परफॉर्म किए गए हैं। काफ़ी पहले ये किए जाने थे पर पिछली बार बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज इन टेस्ट को डिले कर दिया गया था और इस बार ये टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल रहा है, जो कि भारत के ओवरऑल स्पेस ऑपरेशन को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। इवन भारत के अंदर जो लॉन्च व्हीकल हैं उनकी कैपेसिटी और इफिशिएंसी को बढ़ाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कैसे करेगा इसे मैं शुभनीत चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है दोस्तों, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोल बाग मुखेनगर के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए घबरा रहे हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, जो आपके मार्क्स को इन्हेंस करेंगे। सबसे पहले NCERT के नोट्स की समरी जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपको पैटर्न समझाएंगी, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट और मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि आए बाय क्वेश्चन जो आ जाते हैं ना 2-4, उन आए बाय क्वेश्चन को हैंडल करने में मदद करेगी। अगर आपको ये स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करता हूँ कि क्या हुआ है। देखो, रिसेंटली पावर हेड टेस्ट आर्टिकल टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया गया है, जो कि बेसिकली इसरो के द्वारा जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन बनाया जा रहा है जिसका ओवरऑल थ्रस्ट 2000 किलो न्यूटन का है, उसके इनिशियल परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए है। इस टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, जो इंजन के क्रिटिकल सब कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल गैस जनरेटर, टर्बो पंप, प्री बर्नर, कंट्रोल कंपोनेंट, इन सब को टेस्ट किया जाता है और उसके लिए हॉट फायरिंग की जाती है मैक्सिमम 4.5 सेकेंड के लिए, और उसके ज़रिए चेक किया जाता है कि भाई सारे इक्विपमेंट जो है वो ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये टेस्ट समझ नहीं भी आया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर है सेमी क्रायोजेनिक इंजन को समझना कि भाई सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्यों इंपॉर्टेंट है और अभी ये क्यों बनाए जा रहे हैं। देखो, भारत के पास में आज के समय पे ये सारे लॉन्च व्हीकल देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर सबसे पावरफुल जो लॉन्च व्हीकल है वो GSLV Mark 3 है। GSLV Mark 3 की ओवरऑल पेलोड कैपेसिटी 4000 किलो की है और लिफ्ट ऑफ वेट लगभग 640 टन का है। पेलोड मास जो होता है वो सैटेलाइट का होता है और लिफ्ट ऑफ मास जो है वो सैटेलाइट के साथ में खुद लॉन्च व्हीकल का भी होता है। अब ये जो GSLV Mark 3 है, ये दिखने में आपको लग रहा होगा कि यार बहुत ही पावरफुल है और सच में भारत का सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल है, पर अभी जो भारत की स्पेस की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम लोगों को हमारे लॉन्च व्हीकल को और ज़्यादा इफिशिएंट बनाना आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि अधिकतर जितने भी आपने इंटर कॉन्टिनेंटल मिशन या फिर मून मिशन देखे होंगे तो उसके अंदर भारत जो प्रयोग करता है वो करता है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट का। मतलब आपने मंगलयान मूवी देखी है, मिशन मंगल जो मूवी है उसके अंदर एक प्रकार का तरीका बताया गया है कि भाई सैटेलाइट जो है वो इस तरीके से घुमाओ, फिर वापस इसको यहाँ लेके आओ, यहाँ पर एक थ्रस्ट जनरेट कर दो ताकि वो फिर थोड़ी और दूर जाए, फिर थ्रस्ट जनरेट करो फिर दूर जाए, फिर थ्रस्ट जनरेट करो दूर जाए, थ्रस्ट जनरेट करो दूर जाए, इस तरीके से। और ऐसे करते करते सैटेलाइट अर्थ से दूर जाती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि वो धरती की ग्रेविटी को छोड़ देगी और जिस भी प्लेनेट के पास हमको लेके जाना है उस प्लेनेट की ग्रेविटी के अंदर ये पकड़ा जाएगी। ये सस्ते मिशन के लिए अच्छा है, पर यहाँ पर कुछ दिक्कत है। सारी कैलकुलेशन यहाँ पर बिठाई जाती कि भाई चंद्रमा या फिर मंगल ग्रह कब पास आएगा और उसके अनुसार सारी चीज़ें जो है वो की जाती हैं। अगर टाइम में कुछ भी हेरफेर हो गई बड़ी दिक्कत हो जाती है। इतना ही नहीं, टाइम बहुत लग जाता है इस तरीके से किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने में। आपने देखा होगा जब भारत ने चंद्रयान लॉन्च किया था तो चंद्रयान को पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा था एज़ कम्पेयर टू रशिया का जो उस समय पर सैटेलाइट लॉन्च हुई थी उसके मुकाबले। उनका जो चंद्रमा का मिशन था वो डायरेक्ट पहुंचा था और हमारी जो है वो जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट से पहुंचा था। ऐसी कंडीशन में जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट को हटाकर अगर हम डायरेक्टली मून तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे लॉन्च व्हीकल जो है वो और ज़्यादा पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कोई सी ऐसी सैटेलाइट है जिसका वज़न 4000 किलो से ज़्यादा का है और उसे हम लोगों को बहुत दूर भेजना है, तो फिर
वहाँ पर हमारे सारे लॉन्च व्हीकल फेल हो जाते हैं और हमको जाना पड़ता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास में एरियन 5 करके लॉन्च व्हीकल देखने को मिलता है, जो कि लॉन्च होता है फ्रेंच गुआना से। फ्रेंच गुआना जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर आया हुआ है, वहाँ से इसको लॉन्च जो है वो जनरली किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत को जब GSAT-31 को लॉन्च करना था, उस समय पर भी हम लोगों ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ही मदद ली थी। ऐसी कंडीशन में अगर हम सस्टेनेबल होना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में अपनी डिपेंडेंसी दूसरे देशों के ऊपर कम करना चाहते हैं और इंटर सैटेलाइट मिशन को लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को हमारे लॉन्च व्हीकल को और ज़्यादा इफ़िशिएंट और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा डाइवर्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब इसरो के जो मिशन है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी जो भारत के पास में लॉन्च व्हीकल है, पहले उनके अंदर जो फ्यूल यूज़ होते हैं उसको देखो, क्योंकि सेमी क्रायोजेनिक इंजन ना बेसिकली फ्यूल और इंजन ही है और कुछ नहीं है। तो आप सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि भाई सॉलिड फ्यूल क्या होता है। देखो, सॉलिड फ्यूल ना एक ऐसे प्रकार के फ्यूल्स होते हैं जो आपने अपने जीवन में देखे भी होंगे, सॉलिड फ्यूल्स बारूद के रूप में। अब अगर आप बारूद को जलाते हो तो कैसी करती है, बूम करके फट जाती है। वहीं पेट्रोल जो है ना वो कंट्रोल मैनर में जलता है। मतलब सॉलिड फ्यूल ना तेज़ी से जलते हैं, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और वो ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करते हैं। इसके अंदर बेनिफिट क्या है, बहुत अच्छा थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं, पर इशू क्या है कि ये कंट्रोल्ड मैनर में नहीं जलते। कंट्रोल मैनर में नहीं जलते मतलब एक साथ में जल जाते हैं, फिर उसके बाद में वो ज़्यादा दूर तक हमारा जो लॉन्च व्हीकल है वो जा नहीं पाता। जनरली सॉलिड फ्यूल के अंदर फ्यूल के रूप में ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेडाइन का प्रयोग किया जाता है, और ऑक्सीडाइजर के रूप में अमोनियम परक्लोरेट का प्रयोग जो है वो किया जाता है। और अगर आप सॉलिड फ्यूल पे चलने वाले हमारे लॉन्च व्हीकल देखोगे तो उनकी कैपेसिटी आपको बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देगी। फिर उसके बाद भारत ने सॉलिड फ्यूल पे चलने वाले लॉन्च व्हीकल के आगे एक कदम बढ़ाया और लिक्विड फ्यूल आया। आपने नंबी नारायण जो साइंटिस्ट थे उनकी मूवी देखी होगी रॉकेटरी के अंदर ही हम लोगों ने लिक्विड फ्यूल से चलने वाले इंजन को डेवलप किया था, और इसी लिक्विड फ्यूल को PSLV के अंदर प्रयोग किया जाता है। अब अगर मैं लिक्विड फ्यूल की बात करूं तो इसके अंदर ऑर्डिनरी केरोसिन या फिर लिक्विड हाइड्रोजन को बहुत ही कम तापमान पर रखा जाता है, और इस फ्यूल को जलाया जाता है ऑक्सीजन एज अ ऑक्सीडाइजर से, और उसके जरिए ये लॉन्च होता है। अब लिक्विड फ्यूल की खासियत क्या है, लिक्विड फ्यूल ना थ्रस्ट इतना जनरेट नहीं करता, पर ये कंट्रोल्ड मैनर में जलता है। इस कारण से ये ज़्यादा दूर तक जाने की क्षमता रखता है। इसीलिए डायरेक्ट आप किसी भी जगह पे लिक्विड फ्यूल का प्रयोग नहीं करते, उसके नीचे आपको सॉलिड फ्यूल तो लगाना ही पड़ता है। सॉलिड फ्यूल इनिशियल थ्रस्ट देगा, फिर उसके बाद कितनी दूरी तय करनी है वो लिक्विड फ्यूल बताता है। इसी कारण से PSLV के अंदर भी आप देखोगे तो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वो सॉलिड फ्यूल ही है, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड है, फिर लिक्विड है। और इस PSLV के जरिए हम लोगों ने कई सारे मिशन जो है वो सक्सेसफुल किए हैं। बट अगर आप देखोगे तो इसकी भी कैपेसिटी ऐसी कोई बहुत नहीं है, और हमें और ज़्यादा ज़रूरत है पेलोड को बढ़ाने की। ऐसी कंडीशन में फिर आते हैं GSLV मार्क 2 और मार्क 3। मार्क 3 जो है वो सबसे पावरफुल है। इसके अंदर भी जो शुरुआती बूस्टर्स होते हैं वो सॉलिड फ्यूल पे ही चलते हैं, क्योंकि शुरुआत में बूस्ट सॉलिड फ्यूल ही दे सकता है। फिर जो सेकंड स्टेज होती है वो क्रायोजेनिक इंजन होती है। अब क्रायोजेनिक इंजन के अंदर क्या खास होता है, जनरली इसके अंदर फ्यूल वही यूज हो रहा है जो कि लिक्विड प्रोपेलेंट के अंदर हो रहा है, दैट इज लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसे बहुत ही कम तापमान पर रखा जाता है। ऑक्सीजन को लिक्विफाई किया जाता है -183 डिग्री सेल्सियस पे, और हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेल्सियस पे। पर क्रायोजेनिक इंजन का जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो इतना बेहतरीन होता है कि ये इफ़िशियंसी ज़्यादा रखता है लिक्विड फ्यूल से। इसी कारण से आप देखोगे तो ये और ज़्यादा दूरी तक जाने की क्षमता रखता है और ज़्यादा वेट को भी उठा सकता है। बट इन क्रायोजेनिक इंजन के अंदर भी दिक्कत है कि इन इंजन के अंदर जो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ होता है, आप क्लियरली देख सकते हो, उसको लिक्विड स्टेट पे रखने में बहुत ज़्यादा कम तापमान रखना पड़ता है। उसके लिए भी काफ़ी एनर्जी की खपत होती है। इस कारण से इतनी इफिशियंसी अचीव नहीं हो पा रही जितना हम करना चाहते हैं। तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन आते हैं। सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं, इसके अंदर ना आप केरोसिन का प्रयोग करोगे। अब केरोसिन अगर आपने देखा होगा तो नॉर्मल स्टेट में लिक्विड पे ही है, तो उसको जो लिक्विड स्टेज पे लाने में ज़्यादा एनर्जी की खपत नहीं होगी। दूसरा, हाइड्रोजन के मुकाबले ये ईजिली स्टोरेबल है। इसी कारण से हम सेमी क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करना चाहते हैं। इसके साथ में इससे के जलने से कोई टॉक्सिक मटेरियल ज़्यादा निकलता नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है, हाई डेंसिटी इंपल्स जो है वो क्रिएट होते हैं। इसी कारण से हम सेमी क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करना चाहते हैं। सेमी क्रायोजेनिक इंजन के अंदर आपको फ्यूल तो आप दिख रहे होंगे, बट इस इंजन का ओवरऑल डिज़ाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका डिज़ाइन इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि वो इफिशियंसी को बढ़ा देता है।
तो ये चीज़ यहाँ पर सेमी क्रायोजेनिक इंजन के अंदर देखने को मिलती है, जो कि हमारे लॉन्च व्हीकल को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की आने वाले समय में क्षमता रखेगा। हालांकि जब सेमी क्रायोजेनिक इंजन के लिए इनिशियल टेस्ट किए गए उसी समय पर इसरो के चीफ द्वारा कुछ और इंपॉर्टेंट घोषणाएं भी की गई। इनके द्वारा कहा गया कि अभी जो भारत के अंदर GSLV Mark 3 यूज़ होता है, जिसके अंदर C25 इंजन का प्रयोग किया जा रहा है, उसके क्रायोजेनिक इंजन को अब और अपग्रेड किया जाएगा और C32 के ऊपर लेके आया जाएगा। अब बात आती है कि C32 कौन सा इंजन होता है, तो C32 एक ऐसा इंजन है जो आने वाले समय में डेवलप होगा और इस इंजन के अंदर और ज़्यादा इफिशियंसी को अचीव करने का प्रयास ओवरऑल रूप से किया जा रहा है। इसके अंदर जो GSLV Mark 3 है उसकी कैपेसिटी को 25% तक बढ़ाने की क्षमता होगी। मतलब अभी GSLV Mark 3 4 टन तक का अगर पेलोड उठा सकता है, तो वो आने वाले समय में 5.1 टन तक का पेलोड जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक पहुंचा पाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा कमेंट करना। UPSC CC तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।